तो चलिए इस वीडियो में हम 2017 के जो सीजी टेट के क्वेश्चन पेपर हैं उसमें से पेपर 1 के जो मैथ्स के क्वेश्चन हैं तो उनको हम देखेंगे। तो देखिए ये हमारे पास उसका क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें से जो मैथ्स के क्वेश्चन हैं ये वाले, तो यहाँ से हम इसके क्वेश्चन बारी बारी से देखते जाएंगे, ठीक है, और वो कैसे सॉल्व होते हैं तो वो भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो पे बने रहिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो जी, इसमें पहला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है 26,549 में 5 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें स्थानीय मान और अंकित मान ये क्या होता है ये पता होना चाहिए, और इसके लिए जो ऑप्शन दिया हुआ है A 0, B 395, C जो है 497 और D जो है 495। तो चलो इसके सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो 26,549, इसमें हमें इस 5 का स्थानीय मान और अंकित मान, ठीक है। तो अंकित मान मतलब होता है, अंकित मान मतलब उस संख्या की वैल्यू कितनी है। तो अंकित मान इसका है सिर्फ 5, मतलब जो उसका एक्चुअल वैल्यू है। और जो स्थानीय मान है, स्थानीय मान, तो स्थानीय मान कितना है, तो ये हमारा क्या है, इकाई का अंक है, ये क्या है दहाई, और ये क्या है सैकड़ा। तो ये कौन से स्थान पे है, सैकड़े के स्थान पे है, ठीक है। तो इसका स्थानीय मान जो हो जाएगा 500, ठीक है। अगर इसका बोलता तो इसका हो जाता 6000, ठीक है। तो इसी तरह जो स्थानीय मान है उसका इधर से हमें गिनना है कौन से स्थान पे है, तो वो ही उसका उसके आगे 0 लगा देना है, तो वो हमारा हो जाता है स्थानीय मान, ठीक है। तो हमें इन दोनों का अंतर पूछा है, तो सीधा सीधा सा 500 में इस 5 को माइनस कर देना है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 495। तो जो हमारा आंसर हुआ क्या हुआ, डी। तो इसका राइट आंसर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो जो दूसरा क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक बेलन में 1 मिनट में समान आकारों के 5 घनाकार बर्फ रखे जा सकते हैं। तब 1 मिलीमीटर त्रिज्या के एक बेलन में 60 सेकंड में उसी माप के कितने घनाकार बर्फ रखे जा सकते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन 10, दूसरा 60, C 5 और D निर्धारित नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो देखो इसका एक्चुअल आंसर है निर्धारित नहीं किया जा सकता। कैसे, तो देखो अब यहाँ पे सीधा सीधा बोला है कि 1 सेंटीमीटर के त्रिज्या के एक बेलन, ठीक है। तो मान लेते हैं ये एक बेलन है, जिसकी जो यहाँ से यहाँ तक रेडियस है वो क्या है 1 सेंटीमीटर की है, ठीक है। अब दूसरा क्या बोला है 1 मिलीमीटर त्रिज्या, तो 1 मिलीमीटर की त्रिज्या का दूसरा बेलन एक बना लेते हैं, तो ये छोटा होगा, ठीक। तो ये है 1 मिलीमीटर, 1 mm इसका और 1 सेंटीमीटर इसका, ठीक है। तो इसमें जो हमारे घनाकार 5 बर्फ़ रखे जा सकते हैं बोला है, तो इसमें घनाकार जो बर्फ़ रखेंगे, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे रखाएगा, तो इस तरह से हमें 5 रखाएगा। तो इस घन की जो भुजा है वो क्या होगी, वो इसके रेडियस का जो होगा, रेडियस इसका क्या होगा, घन का विकर्ण होगा, ठीक है। तो इसका जो रेडियस भुजा बनेगी
तो इसके रेडियस से बनकर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो सब ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो बस ये देखो कि 1 सेंटीमीटर ये है और ये 1 मिलीमीटर का रेडियस इसका है, तो इसमें 5 इसमें रखे जा सकते हैं बोला है। तब 1 मिलीमीटर के बेलन में 60 सेकंड में उसी माप का, यहाँ पे ये ध्यान रखना, उसी माप का मतलब कि ये वाली माप का, जो इस घन का जो माप हमारा होगा, जितना भी इस घन का भुजा आएगा, इसी माप का भुजा जो है घन, बर्फ़ का घन है, वो कितने घनाकार बर्फ़ रखे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इस माप का तो जाएगा ही नहीं क्योंकि ये छोटा साइज है, तो इसलिए ये निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा साइज है और बड़े साइज का जो बर्फ़ का घन इस पे छोटे साइज में जाएगा ही नहीं, तो ये निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो जो अगला क्वेश्चन है कि 2 पाइप एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकता है, तो यदि दोनों पाइप साथ में खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, ऑप्शन ए 50 मिनट, ऑप्शन बी 10 मिनट, ऑप्शन सी 12 मिनट, ऑप्शन डी 25 मिनट। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का एकदम सरल तरीका है कि 2 पाइप हैं हमारे पास, एक ए और एक बी मान लेते हैं। तो ए कितने मिनट में भर सकता है, 20 मिनट, और बी कितने मिनट में भर सकता है, 30 मिनट। ठीक है, तो अब जो हमारा टैंक है उसमें टोटल पानी मतलब कितना आएगा, ये निकालने के लिए क्या करते हैं, तो इन दोनों का लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं। ठीक है, इन दोनों का लसा निकलता है। ठीक है, तो इनका लघुत्तम निकालेंगे, तो इसका लघुत्तम निकालने का भी शॉर्ट ट्रिक होता है, जो बड़ी वाली संख्या होती है उसका मल्टीप्लाई करते जाओ। मतलब इस बड़ी वाली संख्या में अगर मैं 1 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो 30। ठीक है, और इसमें इस छोटी वाली का भाग दे के देखना है, अगर वो चले जाता है तो वही हमारा एलसीएम होगा, और अगर नहीं जाता है तो फिर इसको बढ़ाना है। तो जैसे 20 का इस पे नहीं जाएगा तो फिर से इसमें 30 × 2 कर देते हैं, तो कितना हो गया 60। तो 20 का भी इसमें चले जाएगा 3 बार में, 20 या 60, तो यही 60 ही हमारा इसका एलसीएम होगा। तो हम 60 यहाँ पे लिख देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो टैंक है इसमें 60 लीटर पानी भर सकता है। ठीक है, तो ये तो समय है, तो 60 लीटर पानी ये 20 मिनट में भरता है। जब अब इसकी क्षमता निकालनी है, मतलब जो हमारा नल ए है इसकी क्षमता कैसे निकलेगी, तो अब इस 20 का इस पे भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 20 या 60, 3 बार में। ठीक है, इस 60 में 20 का भाग दूँ, मतलब कि ये हमारा टोटल कार्य हो गया, मतलब क्षमता हो गई टैंक की। कार्य में जो हमारा समय है इसको भाग देंगे तो निकलता है हमारा क्षमता। ठीक है, तो इस 20 का 60 में भाग दिया तो कितना आया, 3, और इसी तरह इस 30 का इसमें भाग दूंगा तो आएगा मेरे पास 30 दूनी 60। तो जो नल ए है वो समझ लीजिए 3 लीटर पर मिनट में भरता है, तो उसे इस टंकी को भरने में 60 लीटर भरने में 20 मिनट का समय लगा। इसी तरह से ये 2 लीटर पर मिनट में भर सकता है, तो इसे भरने में 30 मिनट का समय लगा, इस पूरे टैंक को अकेले अकेले भरने में, एक एक बार करके। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन क्या किया गया है, दोनों को एक साथ खोल दो, मतलब दोनों नल एक बार में चालू करते हैं तो फिर क्षमता हमारी बढ़ जाएगी, मतलब इन दोनों को जोड़ देंगे हम सीधा सीधा, यहाँ से 3 और 2 5। ठीक है, तो हमारे पास क्षमता आ गई 5। अब टोटल टैंक का लीटर कितना है, 60 लीटर, तो 60 लीटर को भरने में अब कितना समय लगेगा, तो इस 60 में हमें इस 5 का भाग दे देना है।
तो कितने बार में जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मतलब 12 मिनट। ठीक है, तो अगर दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो हमें ये टैंक को भरने में 12 मिनट का समय लगता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर। ठीक है, तो इस तरह से सिंपल तरीके से मैंने टंकी वाले पाइप वाले जो क्वेश्चंस है उनको कैसे करना है ये बताया हुआ है, कॉन्सेप्ट इसका सहित। तो आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि लोहे के एक समलंब वृत्तीय बेलन को इस प्रकार गर्म किया जाता है कि उसकी त्रिज्या और ऊंचाई प्रत्येक 1% बढ़ जाए। ठीक है, तो ठोस के आयतन में वृद्धि होगी। ठीक है, तो देखो ये हमारा एक बेलन है, इसको इतना गर्म किया जाता है कि इसका ये रेडियस और ये हाइट दोनों 1% बढ़ जाते हैं। ये भी 1% बढ़ जाता है और ये भी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर ये भी बढ़ेगा, इसका हाइट और ये चौड़ाई, तो इसका आयतन भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, बढ़ेगा। तो कितना बढ़ेगा? ठीक है, तो देखो एक चीज़ हमेशा एक रूल याद रखना कि अगर कोई आयत या कोई भी वर्ग कुछ भी दिया हो, तो अगर इसकी लंबाई 1% से बढ़े और इसकी चौड़ाई भी 1% से बढ़े, तो इसका जो क्षेत्रफल है तो वो बढ़ेगा 2% से। इसी तरह अगर हमें कोई घन दिया है या आयतन वाली चीज़ दी हुई है जिसकी लंबाई चौड़ाई पे वृद्धि हो रही है या तो फिर उसके आयतन में वृद्धि हो रही है, तो दोनों पे अगर 1% की वृद्धि होती है, 1% की, तो उसके आयतन में 3% की वृद्धि होगी। ठीक है, तो ये तो कंफर्म रहता है। बट ये अगर सीधा सीधा हमें 3% दिया रहता तो हम सी को मार देते, लेकिन हमारे पास 3.03 भी दिया हुआ है, तो इसलिए हमें इसको कैलकुलेट करना होगा। अगर इतना छोटा दशमलव पे नहीं देता है तो हम डायरेक्ट मार देते हैं, लेकिन अगर वो दिया है तो इसका मतलब कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है, तो जनरली ये दशमलव वाला आएगा। कैसे, चलो देखते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ मेरी जो आर त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर की है और ये हाइट जो है ये भी 10 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो दोनों पे 1% की वृद्धि हो रही है, तो 10 का 1% मैं अगर निकालूं तो कितना हो जाएगा? ये एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, तो 0.1 आएगा। ठीक है, तो अगर 10 में मैं ऐड करूं 0.1 का तो कितना हो जाएगा? ये 10.1। ठीक है, तो इसका मतलब पहले ये इसकी रेडियस 10 थी, अब कितनी हो गई? 10.1। इसी तरह से पहले इसकी हाइट 10 थी, गर्म करने के बाद ये कितनी हो जाएगी? 10.1। तो अब बेलन का आयतन क्या होता है? आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो इसका मतलब पाई को हम कांस्टेंट ही रखते हैं या तो उसको छोड़ देते हैं। परसेंटेज में अगर छोड़ दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आर कितना है? 10.1 का होल स्क्वायर इंटू एच कितना है? 10.1। ठीक है, तो अब 10.1 मल्टीप्लाई 10.1 मल्टीप्लाई 10.1,
ठीक है, तो इसको गुणा करना है, तो इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1030301। ठीक है, तो अगर इस तरह से नहीं निकालते बनता है तो डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। पहले 2 बार में इसका करते हैं तो कितने बार में जाएगा 10100, फिर 101, तो इसका कितना आ गया 1011201। तो अब दशमलव 1 और 2 दो संख्या बाद दशमलव, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसमें 101 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो 102010000, फिर 10201, तो 1030301, तो 1 2 3 1 2 3। ठीक है, 3 संख्या बाद दशमलव, तो कितना आ गया यहाँ से, इसका गुणा करने पर 1030301। ठीक है, तो इसका गुणा करने पर पाई का हमने नहीं किया है, पाई को छोड़ के इतना आया। ठीक है, तो अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के क्या करूँगा मैं, इसमें 100 का भाग दे दूंगा सीधा सीधा। तो 100 का भाग दूंगा तो ये कितनी बार में जाएगा, तो देखो अभी इसको डायरेक्ट परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं करना है, क्योंकि हमें सिर्फ देखना पूछा गया है कि 1% बढ़े तो ठोस कितना आयतन में वृद्धि होगी, मतलब जो वृद्धि होगा इसके आयतन में हमें सिर्फ वो निकालना है। अभी ये तो पूरा उसका आयतन निकला। ठीक है, अगर बिना वृद्धि किए हम इसको निकालते तो कितना आता, 10 का स्क्वायर इंटू एच और पाई, एच की जगह पे भी 10 रख देते तो ये कितना हो जाता हमारा 1000। ठीक है, तो 1000 हमारा इसका पाई इंटू 1000 बिना जब वृद्धि हुआ है, जब 1% ये नहीं बढ़े रहेगा तब का वैल्यू आएगा। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, जो बढ़ा हुआ है उसमें से जो एक्चुअल था उसको माइनस कर देना है। तो 1000.000, तो इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1030 में 1000 गया तो 30.301 बचेगा। ठीक है, और ये पाई हमारा बाहर निकल गया रहेगा, तो पाई तो रहेगा ही, तो पाई का कैलकुलेट करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो ये हमारा हो गया। तो अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज में क्या कैसे कन्वर्ट होगा, तो 30.301 में जो हमारा पुराना आयतन है उसको डिवाइड करेंगे, 1000 इंटू 100 का गुणा करेंगे, तो ये हमारा परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, तो यहाँ पे 1 शून्य बचा, तो 1 शून्य को हटाने के लिए यहाँ पे ये दशमलव खिसक के यहाँ आ जाएगा। तो कितना आ गया ये 3.0301। ठीक है, तो एक्चुअल आया हमारा ये। ठीक है, तो ये प्रोसेस इतना लंबा लग रहा है, लेकिन 1-2 बार के प्रैक्टिस में ये शॉर्ट हो जाएगा। करना क्या है हमें, देखो एक्चुअल में इसमें कोई भी चीज़ हम मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं, क्योंकि हमें परसेंटेज दिया हुआ है, तो हमें एक्चुअल में इसका पहले आयतन निकालना है। बढ़ने से
पहले का आयतन, बढ़ने से पहले का आयतन निकलेगा, उसके बाद बढ़ने के बाद का आयतन। ठीक है, तो जो बाद का आयतन है, बाद के आयतन से पहले वाले को माइनस करेंगे, तो जो हमारा बढ़ा हुआ एक्चुअल में जो साइज है वो निकलेगा। ठीक है, तो बढ़ा हुआ साइज निकलेगा। तो अब इसको परसेंटेज में क्या करेंगे, तो बढ़ा हुआ जो साइज है उसमें पहले वाले का भाग देंगे और 100 का गुणा कर देंगे, बस। तो हमारा एक्चुअल परसेंटेज निकल जाएगा। या आप इसमें डायरेक्ट याद रखें कि इस तरह से 1% बढ़े दो बोले हैं, तो अगर 3% है, 3.003 इस टाइप का नहीं दिया है तो 3 को मार दें, और अगर दिया हुआ है तो डायरेक्ट हमें 3.03 वाला जो है उसको मार देना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ये चीज़ याद रखना है। और इसमें एक चीज़ और है, अगर कोई इस तरह से आयत या किसी भी चीज़ में हमारा वर्ग या क्षेत्रफल में 1% की हमारी, मतलब मान लो चौड़ाई में 1% की वृद्धि होती है, और जो चौड़ाई ए है ये लंबाई में वृद्धि है, और चौड़ाई में 1% की कमी होती है। ठीक है, तो ओवरऑल जो हमारा क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में कमी होगी कि वृद्धि होगी, तो इस टाइप के क्षेत्रफल में हमेशा कमी होती है। ठीक है, 1% की चौड़ाई में वृद्धि हुई और लंबाई में 1% की कमी हुई, तो हमेशा क्षेत्रफल में कमी होगी। ठीक है, तो कितने परसेंट की कमी होगी, तो 1% की कमी होगी। तो ये भी हमेशा याद रखें कि अगर लंबाई चौड़ाई में एक में कमी होती है और एक में वृद्धि होती है, तो हमेशा 1% की कमी होगी, हानि होती है मतलब। ठीक है, चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो, जो अगला क्वेश्चन है हमारा कि राम ने 2 साइकिलें प्रत्येक 990 रुपये की दर से बेची। ठीक है, तो ये सेलिंग प्राइस है। यदि उसे एक साइकिल पर 10% का लाभ हुआ है और दूसरी साइकिल पर 10% की हानि, तो दोनों साइकिलों का कुल क्रय मूल्य हमें ज्ञात करने बोला है। तो हमें दिया क्या है यहाँ पे, दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 990 रुपये। दोनों का अलग अलग, मान लो ये साइकिल ए है, तो जो बी साइकिल है वो भी 990 रुपये की बेची। दो साइकिलों को 990 रुपये पे बेचती हैं। ठीक है, दोनों को अलग अलग 990 रुपये में बेचा गया है। तो अब एक पे हमें 10% का लाभ होता है और दूसरे में 10% की हानि। ठीक है, तो लाभ और हानि वाला जो है, तो इसमें हमने जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया हुआ है उसमें सीधा सीधा ये फंडा है कि अगर किसी को 10% का लाभ होता है या कि जितने का भी लाभ होता है, तो हम उसको क्या करते हैं, तो उसको डायरेक्ट हम 100 में ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 110%। ठीक है, और ये जो है हानि हुआ है, तो इसको हमें 100 में माइनस कर देते हैं, -10 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये 90। ठीक है, तो जो ये निकलता है ये हमारा डायरेक्ट उसके सेलिंग प्राइस का परसेंटेज है, मतलब जो विक्रय मूल्य है उसका परसेंटेज है। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या हुआ, एक में लाभ हुआ है, मतलब जो एक हमारा 990 रुपये है, तो ये एक लाभ वाला है, तो 110% बराबर जो हमारा है 990 रुपये होगा। तो हमें
क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य जो होता है वो हमेशा 100% होता है। अगर इससे कम हुआ है तो नुकसान है और इससे अधिक हुआ है तो प्रॉफिट है। ठीक है, तो देखो 110% इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे 990 रुपये। ठीक है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, तो ये ट्रांसफ़र होके नीचे आ जाएगा। तो 990 डिवाइडेड बाई 110, इसमें से एक शून्य कैंसिल, बचा कितना 99/11, तो 11 निया 99, तो कितना आ गया 9। तो 1% बराबर 9। तो अब 100% मतलब इसमें 100 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100%। तो इधर भी 9 में 100 का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 900। ठीक है, तो ये जिसमें इस 10% का प्रॉफिट हुआ है तो इसका ये क्रय मूल्य होगा। ठीक, एक साइकिल का क्रय मूल्य 900 रुपये है, तो उसे 900 रुपये में ख़रीदा और 990 रुपये में बेच दिया। ठीक है, अब इसी तरह से इधर देखते हैं, जिस पे हमें हानि हुआ तो वो 90% है। तो 90% बराबर कितना होगा 990 रुपये। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 990 डिवाइडेड बाई ये नीचे आ जाएगा 90। तो एक शून्य से एक शून्य कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना 99/9। तो 9 एकम 9 मतलब कितना आ गया ये 11 बार में कटेगा। तो 1% बराबर हमारा 11 आता है। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, ये इस 11 में 100 का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1100। ठीक है, तो एक साइकिल का क्रय मूल्य है 1100। तो इसको यहाँ से मिटाते हैं। तो देखो एक साइकिल का जो क्रय मूल्य है 900 निकला और एक का निकला 1100। तो दोनों को जोड़ दो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 11 9 2। तो दोनों साइकिलों का जो हमारा कुल क्रय मूल्य था वो 2000 रुपये था। तो हमारा ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से इसका डायरेक्ट निकाला जा सकता है। कोई भी किसी भी संख्या का प्रॉफिट या लॉस दिया हो तो डायरेक्ट उसे सॉल्व किया जा सकता है। 10% का अगर लाभ, अगर इसमें हमें 5% का भी लाभ बोला होता तो हम इसे क्या लिख सकते 105%, या 5% की हानि होती तो 95%, और यदि 30% का हानि होता तो हमारा जो विक्रय मूल्य हो जाता वो 70%। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन है। देखो क्या दिया हुआ है, यदि 132 के सभी धनात्मक भाजकों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो प्रथम भाजक के इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन देखते था इसका आंसर। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, धनात्मक भाजकों को घटते क्रम में। घटते क्रम में मतलब यहाँ पे जो स्टार्टिंग पे होगा वो सबसे बड़ा होगा, उसके बाद इधर हमारा कम होते होते जाएगा, फिर लास्ट में एक बचेगा। तो क्या बोला है प्रथम भाजक। प्रथम भाजक मतलब जो सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन सा है, तो वो संख्या खुद होती है 132। ठीक है, तो 132 को हम 132 से भाग देंगे तो चले जाएगा एक बार में। तो सबसे बड़ा भाजक वो खुद होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा भाजक हमारा क्या हुआ, ये संख्या खुद। अब इसके इकाई के अंक में कौन सा अंक है, तो 2। तो ऑप्शन ए। तो इसका डायरेक्ट क्वेश्चन देखते साथ ही क्वेश्चन समझ में आ गया।
तो इसमें कुछ हल करने का ज़रूरत नहीं था, सीधा सीधा ऑप्शन ए पे क्लिक कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि किसी वर्ग का परिमाप 36 सेंटीमीटर है और किसी आयत की चौड़ाई हमें दी हुई है। तो यदि वर्ग और आयत का परिमाप बराबर हो तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो क्या बोला है, जो वर्ग का परिमाप है, वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप क्या है, बराबर है। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो परिमाप वर्ग का हो या आयत का, वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। ठीक है, परिमाप बोले तो क्या होता है, उसकी भुजा की पूरी लंबाई, जैसे यहाँ से शुरू करते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ से सबको आपस में वापस हमें यहीं तक पहुँचना है, तो इसकी जो नाप होगी वो होती है परिमाप। तो मतलब चारों भुजाओं को जोड़ दो, या तो चार में एक भुजा को गुणा कर दो, तो ये निकल जाता है वर्ग का परिमाप। तो इसी तरह जो आयत होता है, तो आयत क्या होता है, इसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसमें भी वही चीज़ है, यहाँ से चलना मैं शुरू करूँ तो यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, तो वापस यहीं पहुँचना, मतलब चारों को नापना है। तो चारों भुजाओं को जोड़ देना है, तो दो बराबर हैं, तो दो गुणित इसमें 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई करेंगे तो आयत का परिमाप निकल जाता है। तो अब देखो वर्ग का परिमाप हमें कितना दिया हुआ है, 36 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पे हमें 4 इंटू भुजा कितना दिया हुआ है, जो है 36 सेंटीमीटर। तो अगर हमें वर्ग का भुजा निकालने बोलता तो हम यहाँ से इसको ट्रांसफ़र कर देते, तो ये निकल जाता भुजा बराबर 4 निया 36, मतलब इस वर्ग की एक भुजा कितनी है, 9 सेंटीमीटर की। लेकिन हमें क्या बोला है, यहाँ पे एक आयत की चौड़ाई दी हुई है और दोनों का परिमाप बराबर है, तो आयत का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीधा इसको हटा के यहाँ पे डायरेक्ट 36 लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 2 इंटू लंबाई को वही रहने देते हैं, चौड़ाई को हमें 1 रख देना है, 7 सेंटीमीटर यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो अब 2 को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ये नीचे आ जाएगा, यहाँ पे 2 से इसको भाग दे देते हैं, तो कितनी बार में जाएगा, 18 बार में गया, 18 दूनी 36 होता है, तो इसको हटा के यहाँ 18। तो अब लंबाई धन 7 बराबर 18 है, तो 18 में अब इस 7 को इधर ले आएंगे, तो ये -7 हो जाएगा बराबर लंबाई। तो 7 18 में से 7 गया तो क्या बचेगा यहाँ पे, 11। तो जो इसकी लंबाई है वो क्या निकल गई, एक तो चौड़ाई थी 7, लंबाई 11। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई क्या है, 11, चौड़ाई कितनी है, 7, तो कितना हो गया, 77। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आयत का क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जो हमारा कि अपने वास्तविक गति से 4/5 की गति से चलने से एक व्यक्ति 1 घंटा मतलब 1.5 घंटा की देरी से पहुंचता है जहां उसे पहुंचना होता है। ठीक है, कोई व्यक्ति है जो अपनी वास्तविक गति का 4/5 से गति करता है, से चलता है, तो वो 1.5 घंटे देरी से पहुंचता है, तो उसका वास्तविक समय हमें ज्ञात करना है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन से कैसे बनते हैं शॉर्ट तरीके से,
तो देखो क्या दिया हुआ है, मान लो अगर उसका वास्तविक चाल हम x मानते हैं, ठीक है, तो x से इसमें 4/5 का हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ये हमारा मतलब जो x है उससे ये कम ही आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, तो इसमें हमें सीधा सीधा ऐसे मान लेना चाहिए होता है कि देखो उसकी मान लो पुरानी चाल जो नीचे दिया रहता है भिन्न के, उसको उसकी वास्तविक चाल मान लेते हैं डायरेक्टली। तो मान लो उसकी वास्तविक चाल थी 5, ठीक है, ये अनुपात के रूप में लेना है, एक्चुअली में चाल है नहीं पर हमें मान लेना है, ठीक है। तो अब क्या बोला है, अब वो बोला है कि अगर वो 4 की गति से चलता है, वास्तविक चाल 5 है लेकिन वो चलता है 4 की गति से, 4 किलोमीटर मान लेते हैं, 5 किलोमीटर पर आवर और ये 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो पहले वो 5 से चल रहा था, फिर अब वो क्या किया, 4 किलोमीटर पर आवर से चलने लगा, तो क्या होता है उसे 1.5 घंटा लेट में पहुंचता है। तो ठीक है, तो 1/2 घंटे की देरी होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 घंटा मतलब 60 मिनट और प्लस ये 30 मिनट, मतलब टोटल हो गया 90 मिनट, 90 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो हमें चाल का अनुपात यहाँ पे सीधा सीधा दे दिया गया है, ठीक है। और चाल का अनुपात इसका होता है उल्टा, जो होता है वो होता है समय, ठीक है। ये मैंने शॉर्ट तरीका बताया हुआ है। तो क्या होता है एक बार फिर से बता देता हूँ। तो चाल बराबर हमारा क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक है। अगर मैं दूरी को कांस्टेंट बना देता हूँ, ठीक है, दूरी हमारा कांस्टेंट हो गया है, तो चाल क्या हो जाता है, समय के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब चाल का जो अनुपात हमें दिया हुआ है वो समय का उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो चाल का अनुपात हमें यहाँ पे पता है, तो जो समय का अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा, 4:5, मतलब उल्टा हो जाएगा इसका जस्ट, ठीक है। अब समय का अनुपात हमें पता चल गया, तो अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1, ठीक है। एक्चुअल में मतलब मान लिया जाए कि अगर वो 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तो 4 घंटे में उसे जहाँ पहुँचना होता है वो पहुँचेगा। अब वो अपनी चाल को कम कर देता है, कितना, 4 किलोमीटर पर आवर से, तो वो अपने समय पे जहाँ पहुँचना है उसे 5 घंटे लगते हैं, तो 1 घंटा की देरी हुई। लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि उसे 90 मिनट की देरी होती है, मतलब ये एक इकाई जो है वो इस 90 मिनट के बराबर है, ठीक है। तो अब एक्चुअल समय, तो उसकी एक्चुअल चाल कौन सा है, ये वाला, तो एक्चुअल समय ये वाला है। तो 1 इकाई बराबर 90 मिनट, तो 4 इकाई बराबर क्या हो जाएगा, इस 90 में 4 का गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, 9 चौक 36, 360 मिनट। अब चूंकि यहाँ मिनट में तो है नहीं, घंटे पे है, तो इसको मिनट को घंटा में चेंज कर देना है, तो इसमें 60 का भाग दे देना है, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो ये कितने बार में चले जाएगा, 6 छक्के 36, तो 6 घंटा। तो एक्चुअल चाल से उसे चलने में 6 घंटे का समय लगेगा, तो हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। तो इस तरह से डायरेक्ट हम उसका चाल का अनुपात को समय के अनुपात में बदल के जो अंतर हमें दिया हुआ है, देरी मतलब या देरी हुई या जल्दी हुई, ये सब जो भी दिया रहता है मतलब वो दोनों समय का अंतर दिया होता है, हमें सीधा हमें वही पहचानना है, वो पहचान गए तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हमें दे दिया है, कितना है, 8। तब निम्नलिखित में से कौन उस संख्या का लघुत्तम समापवर्त नहीं हो सकता, ठीक है। तो जाहिर सी बात है किसी भी संख्या का
जो महत्तम समापवर्त है और जो लघुत्तम समापवर्त है, ये महत्तम समापवर्त मतलब होता है जो सबसे छोटी होती है, सबसे छोटी संख्या जो इसमें भाग चली जाए, और लघुत्तम समापवर्त उन सब का जो गुणनफल निकलता है, जो छोटी से छोटी गुणनफल जो सब में से कट जाती है, तो वो रहता है। तो महत्तम समापवर्त तो हमें 8 दिया है, और लघुत्तम समापवर्त पता नहीं, और बोला क्या है कि इसमें से कौन सी संख्या है जो वो नहीं है। तो इसका मतलब सीधा होता है, क्योंकि महत्तम समापवर्त को लघुत्तम समापवर्त में भाग देंगे तो वो पूरा का पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 32 में अगर भाग देते हैं तो 8 चौक 32, तो ये कट जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। और इसमें देंगे तो 8 सत्ते 56, तो ये भी कट जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। मतलब हमारा जो एक्चुअल में लघुत्तम समापवर्त है, ये दोनों हो सकते हैं क्योंकि ये दोनों कट रहे हैं। और ये भी 8 अट्ठे 64, तो ये भी हमारा ऑप्शन कैंसिल हो गया, मतलब ये भी हमारा लघुत्तम समापवर्त हो सकता है। बस ये है, इसमें हमारा इसका भाग पूरा का पूरा नहीं जाने वाला, तो यही हमारा जो है लघुत्तम समापवर्त नहीं हो सकता। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा सीधा सीधा ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है कि अगर मान लीजिए 2 संख्या दिया हुआ है, तो संख्याओं का जो गुणनफल है, संख्या का जो गुणनफल है, ठीक है, बराबर होता है महत्तम समापवर्त गुणित लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, तो इन संख्याओं का जो गुणनफल आएगा वो इनके महत्तम और लघुत्तम समापवर्त का भी गुणनफल होता है। तो इसलिए अगर हमें लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त दोनों पता है, तो उनका गुणा करेंगे तो हमें उस संख्याओं का गुणनफल मिल जाएगा। तो इसलिए इसमें भाग जाना चाहिए, तो इसमें बस भाग नहीं जाता है, तो इसलिए ये हमारा लघुत्तम समापवर्त नहीं हो सकता। बाकी ये तीनों हो सकते हैं, तो ये मैं ऑप्शन काट रहा था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो, जो अगला क्वेश्चन है कि किसी साहूकार को पता चलता है कि वार्षिक ब्याज की दर में 8% वार्षिक से 7.3/4% रह जाने से उसकी वार्षिक आय में इतने रुपए की कमी आती है। ठीक है, कमी आई है मतलब ये हमें अंतर दे दिया है। किसका अंतर दिया है? इन दोनों के बीच का। तो देखो, अब इसे सीधा सीधा शॉर्ट ट्रिक में बनाने का तरीका है, इस 7/3/4 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 7 + 3/4। ठीक है, इसको ऐसे ही लिखा जाता है। तो इस 8% में इसको मैं माइनस कर दूँ तो जो इक्वल आएगा वो परसेंटेज में आएगा इधर, और इधर हमारा कीमत है, तो वो 61.50 के बराबर है। ठीक है, तो ये परसेंटेज में है। तो अब इस 8 को माइनस को ट्रांसफर अंदर ले जाएंगे तो ये 7 हो जाएगा, यहाँ प्लस का -3/4, तो टोटल ये परसेंटेज में है, तो बराबर हमारा 61.50। तो अब 8 में से 7 गया तो यहाँ 1 बचेगा। ठीक, अब इस 1 में इतने को घटाता हूँ तो कितना आएगा? 4 एकम 4 में से 3 गया तो 1/4, यानी 1/4% बराबर हमारा दिया हुआ है 61.50। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा? ये 4 ऊपर चले जाएगा, तो 61.50 × 4, तो कितना हो जाएगा? इसको गुणा कर देते हैं। 4 शून्य 0, 4 पंचे 20 की 0, यहाँ से लाई 2, 4 एकम 4, 2 6, 6 चौक 24, तो 1 2 2 संख्या बाद 0, तो 1% बराबर कितना आ गया? 2 संख्या बाद दशमलव, तो इतने को हटा देते हैं,
तो ये हमारा 1% बराबर 246 रुपये। तो 100% बराबर, तो 246 गुणित 100, तो कितना हो जाएगा 246 और ये 20, तो कितना हो गया 24,600। तो यही हमारा आंसर है, मतलब उसका जो एक्चुअल पूंजी था 24,600 रुपये था। ठीक है, तो जो ऑप्शन है हमारा वो है ऑप्शन सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है देखो, वो हमारा सरलीकरण पर आधारित है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ऊपर इस तरह से डंडी दिया होता है उन दोनों को हमें पहले सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों को ही सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों का लघुत्तम लेना पड़ेगा। 9 और 8 का लघुत्तम नहीं जाएगा तो इन दोनों का गुणा कर दो, 9 8 72। अब इस 8 का इसमें भाग दो और जो आएगा उसको इसमें गुणा करो। तो हम डायरेक्ट इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट इसका गुणा कर दिए हैं। तो यहाँ पे 9 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस ये 8 जाएगा, तो 8, तो कितना आ जाएगा ये 1। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 1/72 प्लस ये 0.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2। ठीक है, तो अब यहाँ पे 72 हमारा लघुत्तम आएगा। अगर यहाँ पे लघुत्तम वाले में 72 के अलावा कुछ और नहीं होता, सिर्फ एक ही होता, तो हम उसको टिक कर देते। अब तो ये कंफर्म है कि 72 वाला ही रहेगा, बट ऊपर में क्या होगा ये कंफर्म नहीं है, तो उसके लिए हमें पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं। तो इन दोनों का लघुत्तम तो इतना ही आएगा। अब इसका इसमें भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा 36 बार में। तो ऊपर क्या बचा हमारा 36 प्लस इसका तो एक ही बार में जाएगा, तो यहाँ पे 1, 72 एकम 72 और 1 से इसमें गुणा करेंगे ऊपर तो 1, तो ये कितना हो गया 37/72। ठीक है, तो अभी हमारा कहाँ तक सॉल्व हो गया, ये छोटा कोष्टक तक हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इसके आगे क्या है, ये माइनस लगा हुआ है। अब ये क्या है 2 सही 1/2, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 + 1/2। ठीक है, तो अब फिर से वही काम, अब यहाँ पे 72 हमारा लघुत्तम आ गया, तो इन दोनों को एक साथ ले सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे 1 ले लेता हूँ, तो बटे 1, तो 1 1 72, 72 दूनी 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 144 प्लस 2 का इसमें जाएगा तो 36, 36 का ऊपर 1 गुणा होगा तो 36 माइनस ये 37 ही रहेगा। ठीक है, तो अब 36 में 37 में 36 गया तो ये हो जाएगा -1, यहाँ पे -1, और 144 में 1 गया तो ये हो जाएगा 143/72। तो अब हमारा यहाँ तक का ये वाला कोष्टक सॉल्व हो गया। ठीक है, तो अब इसके आगे क्या बचा, सिर्फ ये बचा, तो यहाँ +3/4। फिर से हम यहाँ पे लघुत्तम लेते हैं, 72 ही हमारा लघुत्तम जाएगा, क्योंकि इस 4 का इसमें भाग चला जाएगा। कितने बार में जाएगा, तो 4 एकम 4, 4 3 7 होता है, तो 4 8 32, 18 बार में गया। तो अब इस 18 का 3 पे गुणा करते हैं, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 54 प्लस ये 143, तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 4 3 7 5 4 9 और 1 /72। तो अब यहाँ तक सॉल्व हो गया, तो यहाँ तक की वैल्यू कितनी आई 197/72।
-5 बस हमारा बचा। तो इसमें भी एलसीएम लेते हैं तो 72। ठीक है, तो यहाँ 1 है, 1 से इसमें भाग देंगे तो 72 बार में जाएगा। 72 का 5 में गुणा करें तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 1 36, 360 -197। ठीक है, तो अब 10 में से 7 गया तो बचेगा 3। ठीक है, अब यहाँ 5 में से 9 जाएगा तो 6, अब ये 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो 163/72 जो हमारा एक्चुअल आंसर है। तो इसका जो होगा बी 173/72, तो इसका आंसर ये होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन जो है वो, इस्माइल और पूजा के पास 7:3 के अनुपात में कुछ पैसे थे। इस्माइल के पास 490 रुपये, यदि पूजा के पास पैसे केवल 10 रुपये के सिक्कों में हैं तो पूजा के पास कुल कितने सिक्के हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले पूजा के पास कितने पैसे हैं टोटल वो निकालना पड़ेगा। पूजा के पास कितने रुपए हैं, जितने भी रुपए आएंगे उसमें हम इस 10 रुपए को भाग देंगे तो वो हमारा सिक्का निकल जाएगा कि कितने हमारे पास सिक्के हैं। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या क्या दिया है, इस्माइल अनुपात पूजा के पास कितने पैसे के अनुपात कितना दिया हुआ है, 7:3। ठीक है, तो ये पैसे का अनुपात है। अब इस्माइल के पास जो पैसा दिया हुआ है 490 रुपये। ठीक है, तो इसका मतलब सीधा क्या हो गया, ये 7 इकाई बराबर हमें 490 रुपये डायरेक्ट दे दिया गया है। तो 1 इकाई बराबर कितना हो जाएगा, 7 सत्ते 49 होता है, तो 7 बार में कट गया तो यहाँ आ गया 70। तो हमें पूजा के पास कितना पैसा निकालना है, तो इस 3 में इस 1 इकाई का मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इकाई बराबर 70, तो 3 इकाई बराबर हो जाएगा 3 × 70, तो ये हो जाएगा 7 या 21 मतलब 210। तो पूजा के पास कितने पैसे हैं, 210 रुपये है। तो अब 210 रुपये हैं मतलब कि ये केवल 10 रुपये के सिक्कों में हैं, तो 210 में 10 का भाग दे दो तो 1 शून्य कैंसिल, तो 21 सिक्के हैं। तो पूजा के पास कितने सिक्के आ गए, 21 सिक्के। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो जो अगला क्वेश्चन है वो सॉल्व करने का है। तो क्या दिया हुआ है, √30 का 10% प्लस √30 का 40% माइनस √30 का 90%। तो इसको सॉल्व करते हैं। √30 का मतलब इंटू 10% करेंगे तो 10% को हटाने के लिए नीचे 100 का भाग प्लस √30 × 40 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 30 × 90 डिवाइडेड बाई 100 का अंडर रूट। तो इससे हमारा 100 में से 2 शून्य कट गया, इसमें भी 100 का 2 शून्य कैंसिल और यहाँ भी 2 शून्य हमारा कैंसिल। अब यहाँ पे बचा √3 प्लस, तो यहाँ पे ये 4 को बाहर निकल जाएंगे तो ये 2√3 माइनस, इसी तरह से यहाँ पे 3, ये 9 का 2 बार क्या होता है 3 का स्क्वायर होता है, तो इसमें 3 को हम बाहर निकाल लेंगे तो अंडर रूट ये 3 बस बचेगा। तो अब √3 हमारा कॉमन है सब में, तो 1 यहाँ बचेगा, यहाँ प्लस 2 बचेगा, माइनस 3 यहाँ बचेगा। ठीक,
तो ये √3 और ये आपस में कैंसिल होके 0 हो जाएगा। तो 0 से √3 का गुणा करेंगे तो 0। तो इसका आंसर ऑप्शन ए 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो जो अगला क्वेश्चन है, यदि इतना हमें दिया हुआ है तो इतना क्या होगा बोला है। ठीक है, तो अब संख्याओं को ध्यान से देखो तो 179 यहाँ पे भी है, 179 यहाँ पे भी है, 85 92 यहाँ है, तो 85 92 यहाँ पे भी है। ठीक है, तो अगर मैं इस 179 को इधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ तो यहाँ पे हमारा बचेगा 48 इज़ इक्वल टू 8592 डिवाइडेड बाई 179। ये सब ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा देखने पर वो समझ में आ जाते हैं। ठीक है, तो इतना बराबर हमारा इतना होता है। तो अब देखो यहाँ पे 85.92 बटे 17.9 है। ठीक है, तो यहाँ पे दशमलव लग गया है तो हमें दशमलव हटाना है। तो अगर यहाँ से एक दशमलव मैं यहाँ हटा देता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये दशमलव यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अब ये दशमलव को हटाना है तो ये हटेगा तो नीचे में एक 0 लग जाएगा। ठीक, तो अब देखो, अब यहाँ पे कितना है, 1790 है। तो यहाँ पे मेरे को 0 लगाना है, तो उसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पे भी मैं 10 से भाग दे दूँगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे भी 0 लग जाएगा। तो अब इस 0 को यहाँ से हटाने के लिए यहाँ पे दशमलव, तो इसका आंसर क्या आ गया, ए 4.8। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो जो अगला क्वेश्चन है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसका। तो देखो किसी परीक्षा में 120 विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों का जो औसत है वो 35 है। अब उत्तीर्ण परीक्षाओं का औसत क्या है, जो पास हुए हैं उन परीक्षार्थियों का जो औसत है वो 39 है। अनुत्तीर्ण जो फेल हुए हैं उन परीक्षार्थियों का जो औसत मिला है वो 15 है। ठीक है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैसे, देखो परीक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं, 120। ठीक है, जिनका औसत प्राप्तांक अगर निकाला जाए तो 35 यहाँ पे दिया हुआ है। अब क्या बोला है, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को जो औसत मिला है वो 39 और 15 है। ये संख्या हमें नहीं पता, तो उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की हमें ये संख्या पूछा है। तो देखो कुल विद्यार्थी हमारे पास 120 हैं, तो जाहिर सी बात है उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या इससे कम ही होगी, 120 से कम होगी। ठीक है, वैसे ही अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या भी इससे कम होगी। ये दोनों को अगर जोड़ा जाए तब इतना आएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे ऑप्शन पे नज़र दौड़ाते हैं तो सिर्फ ये बस ऑप्शन ऐसा है जो 120 से कम है, बाकी सब हमारे 120 से ज़्यादा हैं। तो ये सब नहीं हो सकते, सिर्फ हमारा ये पहला वाला ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट इस तरह से ट्रिकी क्वेश्चन था ये, बाकी ये सब चीज़ आपको घुमाने के लिए दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हमें 120 से कम विद्यार्थी सिर्फ एक ही ऑप्शन पे है। अगर एक आध ऑप्शन पे 110 और होता तब फिर ये परेशानी वाली थी, फिर हमें सॉल्व करना पड़ता। तो यहाँ से हम डायरेक्ट देख के यहाँ ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, चलिए तो ये मैथ्स के क्वेश्चन इस पे ख़त्म होते हैं।